हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से HSC CET बेस पर आधारित एक क्वेश्चन पेपर का सलूशन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनका हम सलूशन करेंगे। दोस्तों, अब हम सबसे पहले मैथ जो अपना है उसका सलूशन करते हैं। और मैथ का जो क्वेश्चन नंबर आता है वो सबसे पहले 51वें नंबर पर आता है। और उस 51वें नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 9 की घात 0 प्लस ब्रैकेट 9, इसका मान हमें पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों, 9 की जहाँ पर घात 1 जहाँ पर 0 होती है वो 1 हो जाता है, वो 1 हो जाता है। और प्लस में 9 का 9, तो इसका उत्तर अपना दोस्तों 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सलूशन कर देंगे। दोस्तों, आगे जो प्रश्न है वो है A B से 16 वर्ष बड़ा है परंतु B की आधी आयु A की 1/3 के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? उनकी हमें वर्तमान आयु पूछी है कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो 52वें नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखो, इसके अंदर हमें ऐसे करना है इसका सलूशन, जैसे प्रश्न में दिया गया है उसी के हिसाब से हमें चलना है और हमें इसका सलूशन कर देना है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि A B से 16 वर्ष बड़ा है। A है वो B से 16 वर्ष बड़ा है। A बड़ा है, यदि हम इसको भी 16 वर्ष बड़ा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि A जो है ये 16 वर्ष बड़ा है। अब हम यदि B में 16 जोड़ दें यानी इसको हम 16 वर्ष बड़ा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसको बराबर कर दिया। अब लिखा है कि B की आधी जो B है इसकी आधी यानी आधा 2 से भाग दे देंगे और A की 1/3 के बराबर है। इनकी जो आयु है वो B की आधी आयु और A की 1/3 के बराबर है। जो A है इसकी 1/3 यानी इसका तीसरा हिस्सा, ये दोनों बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें वही करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हम जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे हम करते चलेंगे और अपना जो क्वेश्चन है वो सलूशन हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि इसकी हम आर पार गुणा करते हैं। ऐसे 2 की A के साथ करेंगे, 2A बीच में बराबर है तो बराबर। अब हम B की और 3 की करेंगे तो 3B। अब हमें पता है कि A की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, B + 16। तो जहाँ पर भी हमें A दिखता है वहाँ पर हम B + 16 रख देंगे। जैसे 2, अब यहाँ पर A आया तो A की वैल्यू कितनी है, B + 16 बराबर का बराबर 3B। अब हम 2 की इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, पहले B के साथ फिर 16 के साथ। हम 2 की और B की करेंगे 2B, बीच में प्लस है तो प्लस, 16 की 2 की करेंगे 32 बराबर कितना है 3B। हम क्या करेंगे, B वाले को इकट्ठा कर देंगे क्योंकि हमें B का और A का दोनों का मान निकालना है। हम यहाँ से B का मान निकाल सकते हैं तो B वाले को हम इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पर 2 का 2B, ये इस साइड में आएगा तो इस साइड में प्लस में है क्योंकि कोई निशान नहीं है तो प्लस में है, उस साइड में आके इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा। और 32 इस साइड में प्लस का, उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। हम 2B में से 3B लेस करेंगे तो माइनस का 1B बचेगा बराबर में -32, माइनस से माइनस कट जाएगा, B का मान आ जाएगा 32। इस प्रकार हम B का मान निकाल लेंगे 32, यानी B की जो उम्र है वो 32 साल है। अब हमें A की निकालनी है तो B को हम इसके अंदर रख देंगे तो हमारी A की आ जाएगी। A का A, B का कितना है 32 + 16 तो A का आ जाएगा 48 इसका आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन नंबर B होगा जिसमें A की 48 दिया गया है और B की 32 दिया गया है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम ये दोनों की A और B की आयु का, हम जो वर्तमान आयु है उनकी हम गणना कर लेंगे और A की आएगी अपनी 48, B की आएगी 32। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है वो भी आयु से संबंधित है। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है किंतु 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है? हमें क्या दिया गया है कि माया और छाया की आयु का अनुपात दिया गया है 6:5 हमें दिया गया है। तो हमें अब क्या है कि माया की वर्तमान आयु निकालनी है। हमें माया की वर्तमान आयु पता नहीं है तो अब हमें वो ज्ञात करनी है। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि माया की 6x और छाया की 5x, क्योंकि काटेंगे तो x से x कट जाएगा, 6:5 आ जाएगा जो हमें दिया है। तो अब हमें क्या है कि 6x और 5x हमने इसकी मान ली। अब ये लिखता है कि 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद इनकी आयु बढ़ेगी तो इसकी हो जाएगी 6x + 15 और इसकी कितनी हो जाएगी 5x + 15। ये इनके 15 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी और इनका अनुपात हमें दिया गया है 9:8।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे 6x + 15 के बटे में 5x + 15 और हमें इनका अनुपात दिया है 9:8 यानी 9/8। अब हम इनकी आर पार गुणा करेंगे जैसे जो पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी सेम वैसे ही 8 की इन दोनों के साथ 48x प्लस में 120 बराबर में 9 की 5x के साथ तो 45x बीच में प्लस है तो प्लस 15 × 135। अब हम x वाले को इकट्ठा कर लेंगे। इस साइड में 48x है तो इस साइड में ऐसे कि ऐसे 45x एक साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 45x। उस साइड में पहले से कितना मौजूद है 135, ये इस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 120 क्योंकि इस साइड में प्लस के हैं तो 3x बचेगा और 145 में से 135 में से 120 घटाएंगे तो 15 बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 क्योंकि 15/3 करेंगे इस साइड में गुणा में उस साइड में जाके भाग में होगा तो x की वैल्यू अपनी 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई और हमने इनकी आयु क्या मानी थी 6x और इनकी 5x। 6x मानी थी माया की और 5x मानी थी छाया की। तो अब हम इन दोनों की आयु निकाल सकते हैं। प्रश्न में तो पूछा है केवल माया की आयु, लेकिन अब हम इन दोनों की आयु निकाल सकते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे 6x की वैल्यू अपनी कितनी है ये 5 तो इसकी आ जाएगी 30 वर्ष और हमें माया की ही पूछी है वो अपनी 30 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि हमें छाया की पूछी जाए तो 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी आई 5 तो इसकी 25 वर्ष आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को हम इसका स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 45 और इसकी हो जाएगी 15 वर्ष बाद इसकी 40। ये 9:8 ही हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इस प्रकार से हम अपने उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं कि अपने जो सवाल किया है वो ठीक है या नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये हो तो अन्य धनराशि क्या है। हमें ये साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसका हमें सोल्यूशन करना है। इसमें दो धनराशि निवेशित यानी इन्वेस्टमेंट की जाती है और उन पे हमें ब्याज की राशि दी गई है। जैसे कि हमें पहली राशि दी गई है 500 रुपये। 500 रुपये दी गई है। साधारण ब्याज कितना है 12 की रेट है, वर्ष 4 वर्ष है बटे में 100। इस पर हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, इस पर आ जाएगा अपना 240 रुपये। 240 रुपये इस एक राशि पर हमारा साधारण ब्याज आ गया और हमें जो कुल साधारण ब्याज दिया गया है वो दिया गया है इसमें 480 यानी एक राशि पर तो है 240 और हमें कुल पर 480 है तो दूसरी राशि पर आ जाएगा अपना 240 यानी 240 रुपये ब्याज आता है दूसरी राशि पर। और दूसरी राशि वो हमें ज्ञात करनी है जिस पर हमें साधारण ब्याज कितना है 240 रुपये और ये हमें मूलधन ज्ञात करना है। दर हमें इसमें दी गई है 10%। दर हमें इसमें 10% दी गई है गुणा में 4 वर्ष है बटे में 100। ये 100 उस साइड में जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएंगे तो 24,000 हो जाएगा। इस साइड में ये 40 है क्योंकि 10 गुणा 4 40 है, उस साइड में जाके ये भाग में हो जाएंगे। अब हम इसको समाधान करेंगे, इसको हम काटेंगे तो ये 600 आ जाएगा कि 600 बराबर में मूलधन। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का समाधान सोल्यूशन कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा 54वें नंबर के क्वेश्चन का जिसमें 600 लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना 55वें नंबर का औसत से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार हमें HSC CT जैसे HSC के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें लिखा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2% वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु हमें निकालनी है। नए विद्यार्थियों की आयु नहीं, उनकी औसत आयु हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों की जो संख्या वो 40 थी और उनकी एवरेज थी इसके अंदर 15, तो उनकी टोटल आयु हम निकाल लेंगे 600 आ जाएगी। उनकी टोटल आयु 600 आ जाएगी। 10 नए विद्यार्थी शामिल कर दिए और उनकी जो औसत आयु उसमें 0.2 की वृद्धि हो गई। यदि हम इसमें 10 नए विद्यार्थी शामिल करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या 50 हो जाएगी और इसमें 0.2 की वृद्धि हुई है तो 15.2 हो जाएगा। और अब हमें इसको निकालना है। अब हमें इसकी जो टोटल है वो निकाल लेंगे। 152 गुणा में 50 हम करेंगे तो 30 गुणा में 0 6 और 7 760 आ जाएगा। 700 ये 7600 है ना, तो एक के बाद में पॉइंट था तो एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 760 आ जाएगा इनका 760।
अब हमें पता है कि इनकी जो वृद्धि हुई है वो 160 हुई है। जब हमने जो 10 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है तो इनकी जो कुल आयु है उसमें 160 की वृद्धि हुई है। अब हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो 16 वर्ष है। जो नए विद्यार्थी शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु आ जाएगी 16 वर्ष। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना सही जवाब हो जाएगा, इसमें 16 वर्ष लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना 55वें नंबर का औसत से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार हमें HSC CT जैसे HSC के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें लिखा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2% 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु हमें निकालनी है। नए विद्यार्थियों की आयु नहीं, उनकी औसत आयु हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों की जो संख्या वो 40 थी और उनकी एवरेज थी इसके अंदर 15, तो उनकी टोटल आयु हम निकाल लेंगे 600 आ जाएगी। उनकी टोटल आयु 600 आ जाएगी। 10 नए विद्यार्थी शामिल कर दिए और उनकी जो औसत आयु उसमें 0.2 की वृद्धि हो गई। यदि हम इसमें 10 नए विद्यार्थी शामिल करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या 50 हो जाएगी और इसमें 0.2 की वृद्धि हुई है तो 15.2 हो जाएगा। और अब हमें इसको निकालना है। अब हमें इसकी जो टोटल है वो निकाल लेंगे। 152 गुणा में 50 हम करेंगे तो 30 गुणा में 0 6 और 7 760 आ जाएगा। 700 ये 7600 है ना, तो एक के बाद में पॉइंट था तो एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 760 आ जाएगा इनका 760। अब हमें पता है कि इनकी जो वृद्धि हुई है वो 160 हुई है। जब हमने जो 10 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है तो इनकी जो कुल आयु है उसमें 160 की वृद्धि हुई है। अब हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो 16 वर्ष है। जो नए विद्यार्थी शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु आ जाएगी 16 वर्ष। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना सही जवाब हो जाएगा, इसमें 16 वर्ष लिखा हुआ है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों ऐसे सवालों में ऐसे लिखा है कि जो इसमें हानि दी गई है, हानि का मतलब है कि हमने वस्तु को जो अपना प्रोडक्ट है उत्पाद है उसको हमने जो अपना क्रय मूल्य था जितने में हमने खरीदा था उससे कम में हमने बेचा है, इसलिए हमने इसमें हानि हुई है इसके अंदर। तो इसमें मानते हैं कि जो क्रय मूल्य था वो 1 रुपये था और इसमें जो हानि हुई है वो 1/5 हुई है। जो बाकी बचा 4/5 वो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसका क्या है, ये इसका क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। अब क्या है कि इसके अंदर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य हमें इसमें दिया गया है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य जो बचता है वो 4/5 बचता है। यानी ये जो वस्तु थी वो हमने 5 में तो खरीदी है और 4 में हमने बेची है, तो हमने इसको पूरा निकालना है तो हम इसको उल्ट देंगे, यानी 4/5 को 5/4 कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 10,000। 10,000 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला जो दोस्तों 57वें नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें ऐसे मानते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपये किलो है और वो 100 किलो ही खरीदती है तो उसको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब उसकी कीमत क्या हुई है, 25% बढ़ गई है, तो 100 से बढ़कर इसका 25% करेंगे, 25 रुपये बढ़ चुकी है तो इसकी कीमत 125 रुपये हो चुकी है। जब वो खर्चती है, नहीं खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च पहले 10,000 रुपये था, अब भी 10,000 रुपये ही रहना चाहिए, अब भी उसका खर्च 10,000 रुपये ही रहना चाहिए। और वस्तु की कीमत कितनी हो चुकी है, 125। हम इसको काटेंगे तो पहले इसको 25 पे काटेंगे, फिर हम इसको 5 पे काट देंगे, 80 आ जाएगा। 80 यानी पहले जो वस्तु वो 100 खरीदती ही थी अब उसको 80 खरीदनी पड़ेगी, यानी 100 की बजाय अब उसको 80 खरीदनी पड़ेगी। तो यानी 20 की कमी हो गई, 20 की कमी हो गई। 100 पर 20 की कमी हुई है तो हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20% उसको अपने जो खरीदने की क्षमता है उसकी कम हो जाएगी। उसको अब अपनी जो तेल की खपत है उसको 20% कम करना पड़ेगा, तब उसका कोई भी खर्च नहीं बढ़ेगा। पहले भी 10,000 रुपये खर्च आया करता था, अब भी उसका 10,000 रुपये ही खर्च आएगा। क्योंकि हमने इसको एक बार और से समझे तो मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, 100 किलो वो खरीदती है, 10,000 रुपये वो खर्च करती है, अब भी 10,000 रुपये ही रखने हैं और वस्तु की कीमत 125 हो चुकी है तो वो उसको 80 वस्तुएं ही अब उसको मिलेगी। तो पहले मिलती थी 100, अब मिलेगी 80, तो 20 वस्तुओं को उसको त्याग करना पड़ेगा, उसकी जो तेल की खपत है उसको कम करना पड़ेगा। तो अब 100 पर पहले 100 थी, अब उसको 20 कम करेगी तो 100 पर 20% कितना हो जाएगा, 20% इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा।
58वें नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन का ही सहारा लेना चाहिए, यानी ऑप्शन के हिसाब से ही हमें ऐसे क्वेश्चन को समाधान करना चाहिए। ऑप्शन में सबसे पहले में सबसे बड़ी संख्या देखनी चाहिए जो इसके अंदर हमें 54 दी गई है, लेकिन 54 ऐसी संख्या है जिसमें सभी से हम यदि भाग देंगे तो वो समान शेष नहीं बचेगा। तो हमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखनी चाहिए जो कि 46 है। तो 46 से यदि हम इन सभी संख्याओं को भाग देंगे तो समान शेष बचेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो 46 है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है 59वें नंबर का, यदि एक व्यक्ति को धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाते हुए ए से बी स्थान पर जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्थानों की दूरी हमें निकालनी है। ए और बी इसमें 2 स्थान दिए गए हैं, उनकी बीच की दूरी हमें निकालनी है। ये धारा और जो चाल से संबंधित हमें क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक स्थान यहाँ पर ए है, एक स्थान यहाँ पर बी है। एक व्यक्ति है जो जा रहा है, उसकी जो स्पीड दी गई है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो नाव की स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा। और ये जो व्यक्ति है ये धारा के विपरीत चल रहा है। यदि धारा ऐसे जा रही है, ऐसे यदि धारा जा रही है तो ये धारा के विपरीत जा रहा है, तो विपरीत जा रहा है तो इसमें धारा की चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दी गई है। तो दोस्तों अब ये जो धारा के विपरीत जाएगा तो धारा की जो चाल होगी वो उसको ब्रेक मारेगी, वो उसको पीछे धकेलेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चलेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इसकी धारा है वो इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा ब्रेक धकेलेगी, तो इसकी चाल रह जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यह धारा की दिशा में जाता तो धारा की दिशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी खुद की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा भी जा रही है और इसकी खुद की भी चाल है, तो दोनों ये ऐड हो जाती, फिर तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती दोनों ऐड होकर। अब क्योंकि वह इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, इसकी उल्टी दिशा में जा रहा है, जो इसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है धारा की वो उसको ब्रेक धकेलेगी, तो इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। और ये चलता है 5 घंटे, 1 घंटे में निकालता है 6 किलोमीटर, 5 घंटे में निकालेगा 6 गुना में 5 30 किलोमीटर। तो इन दोनों की जो दूरी आ जाएगी वो 30 किलोमीटर आ जाएगी, तो कि वो जो 30 किलोमीटर इसकी दूरी हम इस प्रकार से ज्ञात कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है 561 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 अधिक सी से 120 कम मिले, इसमें बी का भाग हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें ऐसा मानना है कि 3 व्यक्ति है ए बी सी, ए को बी से 120 रुपये अधिक मिलते हैं। यदि इसको 100 रुपये मिलते हैं तो इसको 120 अधिक यानी इसको 220 मिलेंगे। सी से 120 रुपये कम मिलते हैं, ए को सी से 120 रुपये कम मिलते हैं, तो इसकी 140 रुपये, इसकी 340 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसका समाधान करेंगे। इसकी 100 मानी, इसको 120 रुपये अधिक मिलते हैं तो इसमें 120 रुपये जोड़ दिए। इससे सी से ए को 120 रुपये कम मिलते हैं तो हम इसकी 340 रुपये हो जाएगी, क्योंकि इसकी 220 है, इसको 120 रुपये ज़्यादा होगी, फिर 340 हो जाएगी। हमें बी की निकालनी है, जो इसमें टोटल रुपये दिए गए हैं वो 561 है, और हम इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा 660। हमें जो निकालनी है उसको हमें गुणा में करना है, बी की निकालनी है। बी को हमने 100 है तो इसको हमने गुणा में कर दिया, इसको काटेंगे 0 से 0 और ये हम काट देंगे 11 पर, 11 6 66 और ये 5 और 51। अब हम इसको काटेंगे, इसको 3 पर 17 और 2। अब हम इसको 2 पर काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 17 5 85 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि हम ए की निकालते तो हम गुणा में 220 करते, सी का निकालते तो हम गुणा में 340 करते। इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे। अगला जो दोस्तों अपना क्वेश्चन है, दोस्तों आज मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अपना जो टाइम है वो बहुत कम है और हमें जल्दी से मुझको ये सोल्यूशन देना है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से ये आज क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें जो अपना अगला जो 61वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक हमें सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमें सरल करके इसका उत्तर निकालना है। जिसमें हमें दिया गया है कि 72 भाग में 9 का 1/3 प्लस में 2/3 गुणा में 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 को हम तोड़ेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। सबसे पहले हम का वाले को हल करेंगे। का वाले को करेंगे तो 9 का 1/3 कितना होगा 3, 72 भाग में
9 का 1/3, इसका मतलब यहाँ पर हम गुणा लगाएं तो 3 ही आएगा, तो इसका 3 प्लस का तो प्लस, ये बीच में गुणा है तो हम इसकी गुणा करेंगे या हम काट देंगे इसको, एक ही बात है, तो 1 एकम 1 ही आएगा। तो अब हम करेंगे 72 भाग में 3, सबसे पहले भाग वाले को करेंगे, 72 को 3 से भाग देंगे तो इसमें 24 प्लस का 1 तो 25 इसका उत्तर आ जाएगा। ये बोडोमास का फार्मूला इसके अंदर लगेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, फिर ऑफ वाले को यानी का वाले को करते हैं, फिर भाग वाले को करते हैं, फिर गुणा वाले को करते हैं, फिर हम जोड़ वाले को हल करते हैं, फिर हम माइनस वाले को हल करते हैं। इस प्रकार से बोडोमास का फार्मूला इसके अंदर लगता है, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं। और इसी प्रकार से हम इनका समाधान करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले का, फिर ऑफ का मतलब का वाले का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, यानी यहाँ पर जोड़ और यहाँ पर घटा। इस प्रकार से हम इनका सॉल्यूशन हमेशा करते हैं। अगला जो दोस्तों अपना आता है, फिर से एक एवरेज का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, जो 62वें नंबर का अपना क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों का कुछ औसत था। इसमें औसत नहीं दिया गया है, इसमें लिखा है कि उसने जो इसमें 10 पारियां हैं कि इसमें 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और इससे उसकी औसत संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत संख्या में निकालनी है। दोस्तों उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए, 108 रन बनाए और उससे उसकी क्या हुई कि 6 की वृद्धि हो गई। इसमें अब टोटल पारियां 11 हो गई और 6 की औसत वृद्धि हो रही है, तो कुल 66 की वृद्धि हो गई। 66 की वृद्धि हो गई तो मतलब पहले कितना था औसत, पहले था इसका, हम इसको घटाएंगे तो 42 है, पहले 42 औसत था और अब इसमें 6 की वृद्धि हो गई तो इसका औसत आ जाएगा 48। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका उत्तर अपना आ जाएगा, ये जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 48 रन लिखा गया है। इसको दोस्तों हमने ऐसे किया है कि इसमें 11वीं पारी में 108 रन बनाए हैं और इसकी जो एवरेज है वो 6 बढ़ गई है। अब कुल 11 पारी हो चुकी है, 6 एवरेज इसकी बढ़ चुकी है, तो 66 इसकी बढ़ चुकी है। तो अब पहले 108 इसने रन बनाए हैं, अभी 66 इसकी बढ़ी है, तो पहले कितना था, पहला इसका 42 था, 6 एवरेज अब इसकी बढ़ चुकी है, तो अब इसका उत्तर अपना आ जाएगा 48 इसका जवाब उत्तर अपना आ जाएगा। अब दोस्तों हम करेंगे कि किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों यदि इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, यदि कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के जरिए इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं उनका पूरी तरह से समाधान में मैं कर सकूँ। अब दोस्तों अपना जो ये क्वेश्चन हल करते हैं त्रिभुज का, इसमें दिया गया है कि एक कोई त्रिभुज है, ये इस तरह का कोई त्रिभुज बनेगा और इसमें सबसे बड़ी भुजा दी गई है 13 सेंटीमीटर। और इसका जो परिमाप है, परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है इन चारों ओर की दूरी, या और ये जो दूरी मिला के होती है परिमाप, वो हमें 30 दी गई है। यदि हम इसको x मानते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि 13 ये है, क्योंकि सभी तो 30 है, ये भी 30, इनको मिलाएं इसको मिलाएं तो 30 है, तो 13 तो ये हो गई, बाकी बची 17 और एक ये बच गई x, इसको हम घटाएंगे तो ये अपनी आ जाएगी। क्योंकि इसे सभी का जोड़ 30 है, ये हमें 13 दिया है तो ये हमने x माना है, तो बच्ची है वो ये आ जाएगी। क्योंकि 30 में से हमने 13 घटाया तो 17 बच गया, इसको भी घटाएंगे तो ये अपनी AC आ जाएगी। हम यदि इनको जोड़ते हैं तो 30 ही आएगा, जैसे 17 माइनस x प्लस में 13, इसको हम जोड़ेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा और 30 आ जाएगा, और 30 ही हमें दिया गया है। अब हमें निकालते हैं इसका, हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है हमें 30 वर्ग सेंटीमीटर, हमें इसका क्षेत्रफल दिया है। हमें सबसे बड़ी भुजा दे दी है, सबसे छोटी भुजाई हमें निकालनी है, यानी इनमें से एक जो सबसे छोटी भुजाई है वो हमें निकालनी है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 का 1/2, आधार हमने x माना है और x माना है, ऊंचाई इसकी कितनी मानी है हमने 17 माइनस x। अब हम इसको करेंगे 1/2, इस साइड में क्या लेंगे, इस साइड में हम 30, इस साइड में हमें कितना दिया गया है, क्षेत्रफल 30 दिया गया है, तो 30 ही लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल, और ये इस साइड में 2 भाग में है, इस साइड में आके गुणा में होगा तो ये अपना 60 हो जाएगा। इस साइड में क्या बचेगा, x के साथ करेंगे x की स्क्वायर और माइनस
x की स्क्वायर और 17 की x के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17x। ये यहाँ पर प्लस का है तो ये यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या रकम बनाएंगे कि माइनस का x की स्क्वायर प्लस में 17x और बराबर में अपना 60 होगा, क्योंकि इस साइड में किसका है, ये प्लस का है, इस साइड में आकर ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 0 बच जाएगा। तो हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जो हमें यदि उनकी गुणा करें तो वो आनी चाहिए माइनस और माइनस प्लस, यानी 60 आना चाहिए, और यदि हम उनको जोड़ें तो 17x आना चाहिए, यानी 17 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं दोस्तों हम लेंगे कि जिनको हम जोड़ें तो 17 आए, जिनको हमें यदि गुणा करेंगे तो 60 आए। तो हम वो दोस्तों लेंगे 12 और 5, क्योंकि यदि हम इनकी गुणा करेंगे तो 60 आएगा, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 12 आ जाएगी और एक 5 आ जाएगी। यदि हमें पूछा है सबसे छोटी तो सबसे छोटी हमारी 5 आ जाएगी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे कि 5 सेंटीमीटर अपना उत्तर आ जाएगा। यदि हम x का मान 5 लें तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, x का मान 5 लेंगे तो हम इसको घटाएंगे तो ये अपनी 12 आ जाएगी, तो जो हमने निकाल ली है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका समाधान, इसका सोल्यूशन कर देंगे, जो इसका उत्तर आएगा 5 सेंटीमीटर, और इसका सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें लिखा है कि एक बगीचे के रोलर का व्यास 14 मीटर है और वह 2 मीटर लंबा है, तदनुसार वह रोलर अपने 5 चक्रों में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगा। दोस्तों जैसे रोलर होता है उसका आकार बेलन की भांति होता है, वो बेलन की तरह, वो जो रोलर होता है वो क्या होता है, बेलन की तरह होता है। तो बेलन का जो हम निकालते हैं, इसमें क्षेत्रफल पूछा है कि वह कितना क्षेत्रफल, इसमें हमें उसका व्यास दिया गया है, उसकी लंबाई दी गई है, वह इसमें पूछा है कि 5 चक्र में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगा। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो हम यदि देखेंगे 2 पाई कितनी 22/7, r हमें कितना दिया गया है, क्योंकि व्यास हमें दिया गया 14 मीटर, तो क्योंकि त्रिज्या जो होती है r होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये अपनी 7 हो जाएगी, गुणा में h कितनी दी गई है, इसमें लंबाई इसमें 2 दी गई है। तो हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो अब हम इसकी करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, 88। और ये एक चक्कर का है, यानी इस जो रोलर है इसका क्षेत्रफल आ गया है कितना 88, और ये 5 चक्कर काटेगा तो 5 चक्रों में वो 440 सेंटीमीटर जो है वो उसको तय कर देगा। तो 440 इसका उत्तर आ जाएगा 440, क्योंकि एक चक्कर का उसका आएगा 88, 5 चक्कर का 440 उसका उत्तर आ जाएगा। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए गए समय हमें निकालना है कि उसने कुल कितना समय उसने लिया है, यानी वह यदि सही समय पर कार्यालय पहुंचता है तो उसको कितना समय इसमें लगेगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हम कैसे करेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति की चाल है वो 1 है, 3/4 से वो चल रहा है, तो बाकी बची उसकी 1/4, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 4 - 3 1/4 आ जाएगा। जो 1/4 है वह अपनी गति से कम चल रहा है, और इसमें जो कम चल रहा है वो दिया गया है 20, वो चल रहा है 20। तो 20 की वैल्यू 1/4 है, हम इसकी पूरी करेंगे तो हम इसको उल्ट देंगे तो इसका आ जाएगा 4/1, 80 आ जाएगा, 80 मिनट। और वह 20 मिनट देरी से चलता है तो वह 80 में 20 मिनट देर है, तो हम 20 मिनट हम इसमें लेस करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 60 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से ए इसका जो ऑप्शन है वो हम निकाल लेंगे, वो जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। क्योंकि 80 मिनट वो अभी ले रहा है, 20 मिनट वो लेट जा रहा है, तो उसको 60 मिनट उसके पहुंचने का सही समय है, उसको कार्यालय में जाने में लगने वाला सही समय कितना है उसका 60, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब अपने जो मैथ के जो क्वेश्चन है 15 वो हमने कर दिए हैं। अब अपना जो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हम शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए जैक ने कहा कि यह आदमी मेरे परदादा के एकमात्र पोते जिसका केवल एक पुत्र है की बहू का पति है। जैक का उस पोते की बहू से क्या संबंध है। इसमें लिखा है कि जैक है, जैक कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि यह आदमी, यानी यहाँ पर कोई आदमी है, और यह आदमी मेरे परदादा यानी इसका कोई पिता है, इसका पिता का पिता इसका क्या होगा दादा, यहाँ पर दादा आ जाएगा। वो दादा का जो पिता होगा यहाँ पर उसका परदादा आ जाएगा, यहाँ पर परदादा आ जाएगा। उसके परदादे के एकमात्र पोता, इसका एकमात्र पोता कौन होगा, इसका एकमात्र पोता इसका पिता होगा, इसका पिता होगा। और जिसका केवल एक पुत्र है, इसका पुत्र कौन होगा, इसका पुत्र यही होगा। इसमें दोस्तों इसकी बहू कौन होगी, इसकी बहू कौन होगी, इसकी जो पत्नी होगी वही इसकी बहू होगी।
इसमें दिया गया है जो पिता है, पिता की बहू का पति है, तो इसका पति कौन होगा? इसका जो पति होगा वो इसका पुत्र ही होगा, उसका पुत्र होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे कि इसमें लिखाया गया है कि एक व्यक्ति है, वह जो आदमी है उसका पिता है, और उसका जो दादा है, उसका जो परदादा है, उस परदादे का एकमात्र पोता कौन होगा? इसका पिता। और इस पिता की जो बहू है, इसका एक ही पुत्र है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसकी जो बहू है, यहाँ पर बहू लिखा है न कि पत्नी, तो यहाँ पर इसकी जो बहू है वह उसका पति है। इस बहू का पति कौन होगा? इसका पुत्र ही होगा। और इसमें पर पूछा है जे का उस पोते की बहू से क्या संबंध है? ये उसका पोता है, उसकी बहू है, और यहाँ पर जे का है, तो इसका इससे क्या संबंध होगा? इसका पति पत्नी का ही संबंध होगा। और यहाँ पर जो जे का संबंध पूछा है, जे का पूछा है, तो इसका पति है, तो वहाँ पर इसका पति का संबंध आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें पति लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है ऐसी कौन सी संख्या है? हमें संख्या दी गई है, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 4, 5, 18, 19, 68, 69। दोस्तों इसमें इस प्रकार से किया गया है कि यहाँ पर इसको 4 से हमें गुणा करना है, 5 को 4 से गुणा करना है, और इसमें से हमें 2 लेस कर देनी है। अब हमें 19 को 4 से हमें गुणा करना है, तो 76 आएगा। हम इसमें से लेस कर देंगे 8, तो 68 आ जाएगा। अब जो 69 है उसको हमें 4 से गुणा करना है, और उसमें से पहले 2 लेस किया, फिर 8 लेस किया, क्योंकि 6 ऐड हुआ है। अब इसमें से 6 ऐड करेंगे तो 14 इसमें से लेस कर देंगे। तो इसमें हम कैसे करेंगे? 69 को 4 से गुणा करेंगे, तो 36, 3, 27, 14 इसमें से लेस करेंगे तो 262 ये आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 262। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको हम 4 से गुणा करेंगे, 2 लेस कर देंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे 8 लेस कर देंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 14 लेस कर देंगे। हर बार हमें 6 बढ़ा के लेस करना है, इसमें 6 बढ़ाया, इसमें 6 बढ़ाया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें 262, ऑप्शन नंबर सी। किसी सांकेतिक भाषा में बुक को 16 लिखा जाता है, उसी भाषा में हम कॉपी को कैसे लिखेंगे? बुक को 16 लिखा जाता है, बुक। बी आता है दूसरे नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, ये भी 15 नंबर जो नंबर पर आता है, के आता है 11वें नंबर पर। यदि हम इनको जोड़े 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 2 16, इस प्रकार से इसमें किया गया है। अब निकालना है कॉपी का हमें निकालना है। सी आता है तीसरे नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, पी आता है 16वें नंबर पर, वाई आता है 25वें नंबर पर। तो इन्हें हमें जोड़ना है। अब इनको जोड़ना है, तो 5 2 7 6 13 और 1 14 और 5 19 20 और 3 23 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2:40 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है 11/2 -30। अच्छा, ये इसका फार्मूला हम लगाएंगे और इसका सोल्यूशन कर देंगे। 11/2 का मतलब होता है मिनट हमें 40 दी गई है, माइनस का 30 और हावर दिए गए हैं हमें 2 बज के दिया गया है। तो ये हम काटेंगे 20 पर कट जाएगा, 20 की 11 की गुना करेंगे 220, माइनस का माइनस 30 की 2 की करेंगे 60, 220 में से 60 घटाएंगे 160, इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस फार्मूले के जरिए हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि 360 से ज़्यादा आ जाता है उसका उत्तर। मान लीजिए 380 आ गया, क्योंकि 360 ही होता है मैक्सिमम। तो अब इसमें 380 आया है, तो दोनों का गैप जो होगा वो इसका उत्तर होगा। जैसे इसमें गैप 20 है तो 20 इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवालों में 380 से ज़्यादा आया ही नहीं है, 360 से ज़्यादा अपना आया ही नहीं है, तो 160 आया तो 160 इसका अपना उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि ABCXYZ उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, CZ के दाएं ओर। इस प्रकार से हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसका सोल्यूशन करना है। यह सीटिंग से संबंधित क्वेश्चन है जिसका अब हम सोल्यूशन करेंगे। इसमें लिखा है कि उत्तर की ओर, ये हम उत्तर दिशा मानते हैं और ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ये उत्तर होगी तो ये अपनी दक्षिण हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी और ये अपनी पश्चिम हो जाएगी। इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं सभी एक पंक्ति में। इसमें एक पंक्ति में बोला है ना, इसमें एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक सीधी रेखा में इस प्रकार से बैठे हुए हैं। इसमें ये कहता है कि CZ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर Z है,
इसके तीसरे स्थान पर एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर बोला है जट के दाएं है, दायां अपना ये हाथ होता है, तो इस साइड में तीसरे स्थान पर आ जाएगा 1 2 और 3, ये तीसरे स्थान पर हम यहाँ पर इसको बैठा देंगे। अब पूछा है बी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो बी है वो सी के दाएं, इसके दाएं दूसरे स्थान पर एक ये छोड़ दिया, एक यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 दूसरे स्थान पर आ गया दाएं। अक्ष ए के निकटतम दाएं तरफ बैठा है, यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को बैठा देंगे। अक्ष ए के एकदम दाएं तरफ बैठा है, अक्ष ए के यो ए है, यहाँ पर अक्ष आ जाएगा क्योंकि इसकी दाएं तरफ बैठा है, तो ए की जो दाएं तरफ आ गया अक्ष। अब हमें पूछा है कि ए तथा सी के बीच में कितने व्यक्ति है, ए और सी के बीच में ये अकेला व्यक्ति है, तो ए की इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल देंगे, क्योंकि जट के 2 स्थान छोड़कर सी बैठा है 1 और 2, ठीक है, और सी के 1 स्थान छोड़ के बी बैठा है दाएं तरफ, तो 1 स्थान छोड़ के बी बैठा दिया हमने। ए के दाएं तरफ एकदम एक्स बैठा है, तो हमने बैठा दिया। जो इसमें बाकी बचा है वो वाई आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वाई बचा है। अब इसमें पूछा है कि ए और सी के बीच में कितने हैं, तो 1 व्यक्ति है। जेड और सी के बीच में पूछे तो 2 व्यक्ति आ जाएंगे। एक्स और बी के व्यक्ति बीच में पूछे तो 2 व्यक्ति आ जाएंगे, सी और वाई। इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। 71वां जो नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि माँ, बच्चा और बादल। दोस्तों इसमें इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो माँ है वो बच्चे को जन्म देती है, बादल किसके जन्म का कारण बनते हैं, बादल वर्षा के जन्म के कारण बनते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्षा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का साथ क्रम बताता है। इसमें साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और द्विमासिक आता है। सबसे पहले इसमें आता है दैनिक, यानी जो डेली होता है वो 2, फिर आता है साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार होता है, फिर पाक्षिक आता है जो 15 दिन में एक बार होता है, फिर मासिक आता है जो 1 महीने में एक बार होता है, फिर द्विमासिक आता है जो कि 2 महीने में एक बार होता है। तो 21,435 आ जाएगा। जो इसका सी ऑप्शन होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है उसमें लिखा है राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। हमने जैसे दिशाएं मानी थी वही मानते हैं। ये अपनी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, और ये अपनी पश्चिम है, और ये अपनी पूर्व है। राजेश जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर, यानी इस दिशा में वो चलता है। वो चलता है 10 किलोमीटर, यानी जो पूरा है ये 10 है। और फिर वापस 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है। 6 किलोमीटर ये वापस आ जाता है यहाँ पर 6 किलोमीटर। और ये जो बच गया यहाँ पर, ये 4 किलोमीटर बच गया, क्योंकि ये पूरा 10 है, 6 यहाँ पर आ गया तो ये 4 बच गया। वह फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। वह 3 किलोमीटर अब ये पूर्व की ओर चला गया, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर वो चला गया। बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो अब ये इसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से चला है वो, और यह यहाँ पर आ चुका है। तो अब ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। दिशा तो दोस्तों हम बता सकते हैं, क्योंकि ये ए से चल रहा है, ए से चले है तो एक तो उत्तर है, एक यहाँ पर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व तो दिशा होगी। दूरी निकालनी है तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे और इसका हम वर्गमूल कर देंगे, तो इसकी दूरी आ जाएगी 16 प्लस में 9 वर्गमूल में है तो 25 वर्गमूल में है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 किलोमीटर इसकी दूरी आ जाएगी। उत्तर पूर्व इसकी दिशा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व इसका सही जवाब होगा। अगला जो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, दिए गए 2 चिन्हों तथा संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे हम समीकरण को करके देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा समीकरण हमारा सही है, कौन सा गलत है। तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसको हम करके देख लेते हैं। 7 गुणा 6 माइनस 4 प्लस 9 भाग में 3 बराबर में हमें -7 दिया गया है। 7 गुणा को प्लस में चेंज करना है, 6 को 4 में, माइनस का माइनस, 4 को 6 में, प्लस को गुणा में, 9 का 9 भाग में 3। इस प्रकार से हमें करना है। तो अब हम सबसे पहले भाग वाले को करेंगे, तो इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर हम गुणा वाले को करेंगे, गुणा में 6 माइनस में ये 11 है, तो 11 माइनस में 18 आएगा, तो इसका -7 अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी जो ऑप्शन है वो इसका सही बैठेगा, क्योंकि सबसे पहले हम भाग वाले को करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आया तो 6 की 3 की करेंगे तो 18 आ जाएगा, और फिर माइनस का -7 की 4 की जोड़ेंगे तो इसमें 11 आ जाएगा, 11 में से 18 घटाएंगे तो -7 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों अपना जो 75वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि इसमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं और उन चिन्हों का मतलब भी हमें बताया गया है। जैसे कि जी है,
जी प्रतिशत अम, फिर हस दिया गया है, अल एट द रेट पी एंड सी एट द रेट बी, इस प्रकार से हमें दिया गया है। और अल और बी का संबंध में पूछा है कि अल और बी का क्या संबंध है। इसमें दिया गया है कि जी, इसमें आगे परसेंटेज का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी जो ए है वो इसकी पत्नी है, जी है वो जी पत्नी है, किसकी है, अम की पत्नी, यानी दोनों पति पत्नी है ये। आगे जो हमें हस का निशान है उसका मतलब है इसमें कि ए बी का भाई है, यानी अम जो है वो अल का भाई है, ये अम जो है ये भाई है, ये किसका है, अल का भाई है, अल का भाई है, यानी ये दोनों पति पत्नी है। ये अम जो है ये इसका भाई है, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। आगे इसमें लिखा है कि एट द रेट का मतलब है एट द रेट ए बी की पुत्री है, ये जो है ये पी की पुत्री है, ये क्या पुत्री, किसकी, पी की, यानी ये बहन है। इस प्रकार से हमें यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को देखें तो जी और अम ये दोनों पति पत्नी है, अम जो है वो अल का भाई है, ये इसकी बहन है, अल जो है ये इसकी बहन है, और ये दोनों पी के पुत्र है, ये दोनों पी के पुत्र है, यानी पी एक या महिला है या कोई पुरुष है, इसके दो संतान है, एक अल है और एक इसमें अम है। ये तो भाई है तो मतलब ये तो क्या पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, और इसकी जो पत्नी है वो कौन है, जी। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और आगे इसमें लिखा है कि एंड का मतलब है ए बी का पति है, ए है वो बी का पति है, यानी सी का पति है, सी का पति कौन है, पी, यानी ये महिला है और इसका पति कौन है, इसका पति सी है। और आगे इसमें जो लास्ट में निशान दिया एट द रेट, जिसमें ए बी की पुत्री है, जो ये है ये किसकी पुत्री है, ये पुत्री है बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर जो ये सी दिया गया है, सी जो दिया गया है ये बी की पुत्री है, तो हमें इसका संबंध पूछा है। दोस्तों अब हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर क्या है कि बी है, बी की पुत्री कौन है, सी है, बी की पुत्री सी है, इसका पति कौन है, इसका पति पी है, यानी बी की पुत्री सी हुई, ये दोनों पति पत्नी हुए, और इनके दो संतानें हैं, एक अल है एक अम है, ये पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, और इसकी पत्नी कौन है, जी। हमें इसका संबंध पूछा है। दोस्तों ये अल क्या है, अल की जो मदर हुई सी क्या हुई, इसकी मदर हुई, मदर की जो मदर क्या लगेगी, इसकी नानी लगेगी, और जो नानी के अल क्या लगेगी, या पोती, या फिर हम इसको नातिन भी बोल सकते हैं, तो इसका पोते या नातिन से संबंध आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 76वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं कि 3 समान है और एक उनमें से अलग है, कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है, वो हमें अलग है वो निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि 3 तो समान है और एक इसमें अलग है, जो अलग है वो हमें निकालना है। जिससे हमें पहले दिया गया ए एन एच एस, यदि हम इन दोनों की दूरी देखें तो बी सी डी ई एफ जी 6 आती है। इन दोनों की देखें ओ पी क्यू आर आर, तो इसमें 4+ है, इसमें 6+ है, इसमें 4+ है। इसमें बी ऑप्शन आएगा क्योंकि बी इससे सबसे अलग है। सी देखें तो सी के अंदर क्या है, पी वाई डब्ल्यू डी, इनका हम देखेंगे दूरी और इनकी दूरी हम देखेंगे, इनकी दूरी समान आएगी, 6 ही ऐड होगा, जैसे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 6 ऐड हुआ, इसके अंदर भी 4 ही ऐड होगा, जेड ए बी सी, इस प्रकार से ये ऐड होंगे 6 और 4। लेकिन जो बी ऑप्शन है उसके अंदर क्या दिया गया है, जे पी आर और टी, इसको हम देखें तो के जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसमें 7 ऐड कर दिए हैं, और इसके हम देखें तो क्यू आर एस टी, यानी इसमें 3 ऐड कर दिया है, जबकि 6 और 4 ऐड करने थे, 7 और 3 ऐड किए गए हैं इसके अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे अलग अपना आ जाएगा। अपना जो
अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों पर दिए गए बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसको हम यदि श्रृंखला में रखें तो वो है श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसमें जो श्रृंखला दी गई है वो है आर एफ, फिर यहाँ पर दिया है जी टी आर, फिर वी जी, और फिर हमें दिया गया है आर एफ वी, फिर इसमें टी दिया गया है, और फिर एफ वी जी टी हमें दिया गया है। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें वी एफ टी जी आर लिखा गया है। यदि हम इसको ऐसे कैसे लिखें, वी एफ टी जी आर, तो देखते हैं दोस्तों ये श्रृंखला कैसे पूर्ण होती है। आर एफ वी जी टी, 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 इस प्रकार से बन जाएगा आर एफ वी जी टी। इस प्रकार से ये बन जाएगा सारा आर एफ वी जी टी, इस प्रकार से ये श्रृंखला बन जाएगी, इस प्रकार से ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो है 78वें नंबर का, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। पता है कि अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस, और इसमें पुलिस को कहा गया है शिक्षक, तो शिक्षक ही अपराधियों को पकड़ेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 79वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है, किसी कतार में ए का स्थान आगे से 18वां, यानी जो ए है, ए इसमें दिया गया है, ए यहाँ पर है, इसका स्थान 18वां है आगे से, तो यानी इस साइड में 17 व्यक्ति है। और अब इसमें लिखा है कि बी का स्थान पीछे से 16वां है, यानी यहाँ पर बी है उसका 16वां है, तो इस साइड में इसके 15 व्यक्ति आ गए। अब इसमें लिखा है यदि सी का स्थान आगे से 24वां है, कोई सी व्यक्ति और आ गया, उसका यहाँ से स्थान 24वां है, 24वां, क्योंकि यहाँ पर 18 आते हैं तो 24 यहीं पर आएगा, 24वां है। और वह ए और बी के ठीक बीच में है, ए और बी के ठीक बीच में है, तो यहाँ पर बीच में कितने व्यक्ति आए, 5, तो यहाँ पर भी बीच में कितने आएंगे, 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में है वो बिल्कुल, तो यहाँ पर भी 5 व्यक्ति है, तो यहाँ पर भी 5 व्यक्ति आ जाएंगे बीच में, क्योंकि 18 और 24 का अंदर 5 ही आता है, तो 5 व्यक्ति बीच में है, तो ये 24 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि 5 में करेंगे 19, 20, 21, 22, 23 व्यक्ति भी यहाँ पे बैठ गए, 24 में ये खुद हो गया सी। अब हमें बताना है कि कतार में कुल कितने व्यक्ति है। तो दोस्तों जैसे कि सी है, सी 24वें नंबर पर है, 24 व्यक्ति, तो ये हो गई, 5 यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, एक बी हो गया, और 15 उस साइड में हो गई। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 29, 30, 45 आ जाएगा, तो 45 इसका उत्तर हम लिख देंगे। दोस्तों इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 17 इस साइड में है, 15 उस साइड में है, 17 और 15 32 आ गए, 5 इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो 10 ये हो गई, 3 ये खुद हो गई, 3 ये खुद हो गई, तो ये भी 45 आ जाएगा। किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे 17 ये हो गई, एक यहाँ पर बैठा है, तो 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 और 5 24, 5 29, और एक ही हो गया 30, 30 से 15 45, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, तो 45 इसका उत्तर आ जाएगा। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसे हमें देखना है कि कहीं ये लीप वर्ष तो नहीं है, 1980 तो है लीप वर्ष, तो लेकिन लीप वर्ष से पहले ही आ चुकी है 12 जनवरी, क्योंकि लीप वर्ष होता है तो उसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है, लेकिन इसमें जनवरी ही दे दिया है, तो फरवरी इसमें आया ही नहीं है। और बाद में हमें 1979 का पूछा है, जो कि लीप वर्ष नहीं है, हम इसको 4 से भाग करके देख लेते हैं, 4 से भाग होता है तो वो लीप वर्ष होता है, 4 से भाग नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। अब दोस्तों इसमें 12 जनवरी 1980 को इसमें लिखा गया है कि शनिवार था, तो हमें 12 जनवरी 1979 को हमें पूछा है। दोस्तों हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, क्योंकि ये लीप वर्ष तो बीच में आया नहीं, लीप वर्ष 1980 का लीप वर्ष तो है, लेकिन वो फरवरी में होगा, एक दिन फालतू, तो 12 जनवरी तक तो फालतू हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे, 365 दिन होते हैं, वो 365 दिन होते हैं, तो हम इसको, क्योंकि हमें पता है कि 7 दिन बाद सेम डे आ जाता है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन बाद सेम डे आ जाता है। जब हम इसको 7 से भाग देते हैं तो वो कितना आता है, 5, 2 + 1, यानी 52 तो सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है, 52 सप्ताह होते हैं, तो वो सेम डे आ जाएगा, 52 सप्ताह होता है तो वो सेम डे आ जाएगा। हमें एक दिन और इसमें ऐड करना होता है, एक दिन और ऐड करना होता है, लेकिन इसमें बेग पूछा है,
उल्टा पूछा है तो हम इसमें लेस कर देंगे। एक दिन यदि हम लेस करेंगे शनिवार में से तो शुक्रवार अपना आ जाएगा, शुक्रवार इसका उत्तर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यदि हमें आगे पूछता तो हम इसमें ऐड करते हैं एक, हमें पीछे पूछा है तो हम इसको लेस कर देंगे एक, तो शनिवार में से एक लेस करेंगे तो वो शुक्रवार आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज HSC CET बेस पर जो अपना क्वेश्चन पेपर था उसके जो मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन हमने किया है। उसमें हमने 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए थे, तो कुल 30 प्रश्नों का आज हमने ये सोल्यूशन किया है। दोस्तों अब भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के जरिए आपको जवाब देकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे अपना जो अगला वीकली टेस्ट होगा संडे को, रविवार को, उसके सोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।